हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तनुपानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई स्टूडेंट्स। और आप मेरे राइजिंग स्टार्स वेट कर रहे थे इस चैप्टर का, क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर फिगर्स आपने कहा, और आज बारी है इस चैप्टर को पूरा फिनिश करने की। हाँ मेरे राइजिंग स्टार्स, आप बहुत जल्दी आप सुपरस्टार्स बनने वाले हैं। आप आने वाले हैं 10th में, तो आपका बेसिक्स अगर स्ट्रांग होगा, 9th आपका स्ट्रांग होगा, तो यकीन जानिए 10th आपके लिए बहुत आसान है। मतलब जो मेहनत आपने 9th में की है वो 10th में अब नहीं करनी पड़ेगी, उससे कम मेहनत में ही आपके बोर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। मेरा विश्वास रखिए। यस, आई अश्योर यू, आप जब 10th में आ रहे होंगे तो आपका जर्नी थोड़ा स्मूथ होगा, थोड़ा इजी होगा। तो चलिए बात करते हैं रेक्टिलिनियर फिगर्स। जो ये चैप्टर मैथ्स का है वो कहता है कि अगर कोई फिगर फॉर्म्ड हुई, अगर कोई फिगर बनाई गई विथ स्ट्रेट लाइंस, तो इसे कहेंगे क्या? हाँ, अ क्लोज बाउंडेड फिगर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर फिगर। तो क्या मतलब आया इसका? मतलब अगर मैंने 3 स्ट्रेट लाइन ले ली, 1 2 और 3, तो ये क्लोज्ड बाउंडेड फिगर है, तो ये एक रेक्टिलिनियर फिगर है। आप ट्राइंगल बोलिए। और अगर कोई क्लोज्ड बाउंडेड फिगर है जिसमें 4 साइड है, आप इसे क्वाड्रिलेटरल बोलिए। कहेंगे सर 4 नहीं 5 साइड वाला बता दीजिए, तो अब इसका नाम हो जाएगा पेंटागन। सिमिलरली हेक्सागन। तो ये सब क्या है? रेक्टिलिनियर फिगर्स। तो ये तो क्लियर हो गया। अब इनके फीचर्स आने चाहिए, और आपके इस चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल्स पर ही पूरा चैप्टर है। मतलब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे 4 साइडेड फिगर पर हैं। अब वो चाहे आप रेक्टेंगल देख लीजिए, वो चाहे आप पैरेललोग्राम देख लीजिए, क्या कहते हैं, आपको बेसिकली इन्हीं पे करना है। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, क्या, जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, जो 4 साइडेड फिगर्स होती हैं, उसमें बेसिकली 3 टाइप के, 3 टाइप, कितने, 3 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। सर 3 नहीं, ज्यादा होते हैं। नहीं नहीं, आपको जो मैं बता रहा हूं वो फॉलो करिए। पहला होता है पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है? अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है सर? काइट। इसमें अ पेयर ऑफ साइड्स, क्या, अ पेयर ऑफ साइड्स, पतंग पतंग पतंग, अ पेयर ऑफ साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। और तीसरा होता है ट्रेपीजियम। तो सर स्क्वायर कहां है, रेक्टेंगल कहां है? आइए ये भी देख लेते हैं। तो पैरेललोग्राम की जब हम बात करते हैं तो पैरेललोग्राम के अंदर आते हैं स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स। सबसे पहले रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम्स के अंदर आते हैं रेक्टेंगल्स। तो इसका मतलब है रेक्टेंगल क्या है? हाँ, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। तो स्क्वायर क्या है? तो स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर क्या है? एक रेक्टेंगल। और एक और एग्जांपल दे सकते हैं, पैरेललोग्राम के अंदर ही आता है रोम्बस। तो रोम्बस भी क्या है? एक तरह का पैरेललोग्राम है। क्लियर है? समझ में आया? और ट्रेपीजियम का एक टाइप क्या हो सकता है? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, उन्हें हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो ये तो बेसिक्स हो गया। आपको चैप्टर इसी क्वाड्रिलेटरल पर फाइंड करने के लिए है, वैल्यूज फाइंड करने के लिए, एंगल्स फाइंड करने के लिए। चलिए क्वेश्चन शुरू हो रहा है। आपको मेरे साथ लगाना है, देखना नहीं है, क्योंकि मैथ्स मच्छर है पर साथ में लगाना पड़ता है। चलो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। आपको फिगर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। जब तक आप उस 4 फिगर के प्रॉपर्टीज नहीं जानेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है? एक रेक्टेंगल है, आपको एंगल एक्स फाइंड करना है। तो आपको मालूम ही है कि ऑल एडजेसेंट एंगल आर राइट एंगल। ये सारे एंगल्स क्या होते हैं? राइट एंगल होते हैं। तो अगर ये 18 डिग्री है तो यहां पर भी 18 डिग्री होगा। सर ये कौन सा रूल है? आइए इसको रूल समझते हैं। अगर कोई ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, मैंने बनाया आपके लिए आइसोसेलेस ट्राइंगल, नाम दिया ए बी सी। ध्यान से समझिएगा। हाँ, अगर रूल समझ लोगे तो सारा काम आसान हो जाएगा। अब इसमें आइसोसेलेस ट्राइपेजियम है, ट्राइंगल है, सॉरी। तो इसकी 2 साइड्स इक्वल है। कौन कौन इक्वल है? इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी है। तो अगर 2 साइड इक्वल है तो 2 एंगल भी इक्वल होगा। मतलब कौन कौन सा एंगल? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। मतलब अगर एंगल बी में अज्यूम करते हैं कि 65 डिग्री दिया है, तो सी पे भी क्या दिया होगा? 65 ही होगा। सर क्या लॉजिक है? क्योंकि इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल अपोजिट टू इट, ठीक है। ये साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट में एंगल्स भी इक्वल है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया रूल? अब यहां पे आ जाइए। तो ये जो डायगोनल्स हैं दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं? बाइसेक्ट करती हैं। तो ये दोनों डायगोनल्स इक्वल होने की वजह से अगर ये 18 है तो यहां पर भी 18 होगा। क्लियर हो गया? 18 क्यों आया यहां पर? अब ये आपको पता है कि पूरी वैल्यू कितने के बराबर होती है? ऑल एडजेसेंट एंगल्स आर राइट एंगल। जब ये 90 डिग्री है
तो इसमें से 18 डिग्री निकाल देंगे तो क्या बचेगा 90 माइनस 18, आपका आंसर आ जाएगा 72 डिग्री। तो आपका पहला आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू है 72 डिग्री। फिर वहां देखिए, आ जाइए इधर देखिए, इस डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, फिर से रेक्टेंगल दिख रहा है, आपको एंगल ए और बी फाइंड करना है। ध्यान से देखिए, अगर ये 120 डिग्री है तो यहां पर भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा, इसकी वैल्यू भी होगी 120 डिग्री होगी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो अगर ये 120 डिग्री है तो आपको फिर से पता चल गया कि ये दोनों एंगल इक्वल होगा, क्योंकि डायगोनल्स क्या करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब जहां ये एंगल बी है ना, तो यहां पर भी एंगल क्या होगा, बी ही होगा। तो इसका मतलब है आपके पास बना एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस 120 इज इक्वल टू 180। कहां से बना ये, आप देखिए ये ट्रायंगल बना, ये वाला एस, अज्यूम करते हैं ये ओ और ये आर, ठीक है। क्या लिया मैंने, ट्रायंगल एस ओ आर, ये है ओ, ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया यहाँ ओ है। अब आप देखिए आपका बी आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये और ये दोनों बी होंगे, इक्वल साइड्स हैं तो इक्वल एंगल होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2b, बी प्लस बी, और ये 120 उधर जाएगा तो 180 से माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 60 बचेगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। क्लियर हो गया, तो आपका एंगल बी आ गया 30 डिग्री। पर आपसे पूछा क्या है, ए भी पूछा है, तो आपको मालूम ही है कि रेक्टेंगल में एडजेसेंट एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो 90 से आप क्या करिए 30 माइनस कर दीजिए, आपका एंगल ए आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर, समझ में आ गया। देखिए आपको प्रॉपर्टीज अगर नहीं पता है रेक्टेंगल की तो ही दिक्कत आएगी, ठीक है, प्रॉपर्टीज आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए, रोम्बस। तो रोम्बस की खास बात क्या होती है, रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो सर इसको स्क्वायर क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसके डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं, एक डायगोनल छोटा एक डायगोनल बड़ा होता है, बट दे डू बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। तो अब रोम्बस है, ये दिख रहा है साफ साफ लिखा है रोम्बस। अगर ये और ये साइड की बात करें तो मैंने बताया दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, बताया था ना, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर ये 140 है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, होगा इक्वल, तो अज्यूम करते हैं ये एंगल है ए, तो ये एंगल भी होगा ए। तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ए प्लस 140 इज इक्वल टू 180। ये कहां से आया, ये आया सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल बन रहा है ना ई एफ जी, जो हम ट्राइंगल यूज कर रहे हैं वो कौन सा यूज कर रहे हैं, ई एफ जी। इसमें सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स हमेशा 180 के बराबर होता है, इसीलिए तीनों एंगल्स को प्लस किया, इज इक्वल टू 180 कर दिया। अगेन क्या हो जाएगा, 2a बन जाएगा, a प्लस a करने पर, और 180 में से 140 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 40 डिग्री। सो a की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। तो इसका मतलब है आपका ये एंगल कितना है, 20 डिग्री। अगर ये 20 डिग्री है तो आपका x भी कितना होगा, 20 डिग्री। सर वो क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स है। जो ट्राइंगल ई एफ जी है वो कॉन्ग्रेंट टू ई एच जी है, तो कॉन्ग्रेंट है तो इसीलिए x भी कितना होगा, कितना होगा, 20 डिग्री होगा। क्लियर है, आगे बढ़े, इधर आ जाए, इस फिगर को देखें, यहां पर देखें, फिर ये रोम्बस है, फिर ये रोम्बस है, यहां 34 है। आपको मालूम ही है कि डायगोनल्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो यहां 90 डिग्री पक्का होगा, बताया था ना, डायगोनल्स राइट एंगल पे मिलते हैं एक दूसरे से, पता है ना रोम्बस में। तो ये एंगल कितना होगा, बहुत आसान है, अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा दो, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस 34 माइनस 180 कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 56 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ गया, 56 डिग्री कैसे आया, ठीक। और अगर आपको एंगल y निकालना हो तो कैसे निकलेगा, ध्यान से अगर देखिए एंगल y का क्या रिलेशन है, एंगल y भी ध्यान दीजिएगा, एंगल y भी आपका निकल आएगा अगर ये 56 डिग्री है, ठीक है, यहां पर 56 डिग्री है, तो आपका ये एंगल भी क्या होगा, इस साइड भी कितना होगा, 56 होगा। ये 34 है तो यहां पर भी कितना होगा, 34 होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स बनाता है। क्लियर है, अब ये 34 है और यहां 90 है, तो फिर से क्या आ गया, y भी कितना होगा, 54 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ गया, कॉन्ग्रेंसी के रूल से भी देख लेते, 54 क्यों बोला, 56 डिग्री है ना, 56 लिखा था ना, आ जाएगा कि नहीं आपका। क्लियर है, एक्स एंड वाई दोनों आ गए आपके पास। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आ जाइए, अब आपको फाइंड करना है एक्स एंड डी, नहीं सिर्फ डी फाइंड करना है, एक्स एंड डी नहीं, एक्स तो वो पॉइंट है आपका। देखिए डी को ध्यान से देखिए, आपके पास पता चल रहा है कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इसका मतलब है यहां पर होगा 45 डिग्री,
क्योंकि स्क्वायर में डायगोनल्स क्या करते हैं, स्क्वायर में डायगोनल्स रेक्टेंगल को हाफ हाफ में डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब यहां 45 है, यहां 45 है, तो इसका मतलब यहां पर भी कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा। क्लियर हो गया, ये दो एंगल मिल गए। अब आपके पास क्या गिवन है, ये 120 डिग्री है, तो इसका मतलब है यहां पे कितना होगा, 60 डिग्री होगा। सर ये 60 डिग्री क्यों है, क्यों भाई 60 डिग्री, लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन है ना। 60 क्यों बोला मैंने, 180 में से 112 माइनस करेंगे तो 60 तो नहीं आएगा, 112 माइनस करेंगे 180 से तो कितना आएगा, 68 डिग्री आएगा, 68 डिग्री आएगा। अब आपके पास ट्राइंगल के दो एंगल मिल गए, तीसरा एंगल ये डी निकालना है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो आप कर दीजिए इसके अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी। आप लिखिए क्या चीज, एंगल 68 प्लस एंगल 45 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। ठीक है, हमने ये ट्राइंगल ले लिया ना ट्राइंगल। अब आपको क्या करना है, डी निकालना है। कैसे निकालेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे 113 डिग्री, हाँ 113 आया, दोनों को प्लस करिए 113 आएगा, सो आपका एंगल डी आ जाएगा 67 डिग्री। क्लियर है, एंगल डी 67 डिग्री। आइए फिर से आ गया स्क्वायर। ठीक, इस बार क्या ध्यान देना है, देखिए आपको एंगल निकालना है एक्स, आपके पास ये दे दिया है 38 डिग्री, तो यहां पर भी क्या होगा 38 डिग्री। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आपको पता है कि ये एक स्क्वायर है और ये लाइन जो एफ डी है वो एक डायगोनल है, और डायगोनल क्या करता है, हाँ डायगोनल साइड्स को इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब यहां पे 45 डिग्री होगा, यहां पर होगा 45 डिग्री। ध्यान से देखिए, एक प्रॉपर्टी आपको और बता देता है, जैसे ये प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिए, इस प्रॉपर्टी में ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल जो दिख रहा है इसका नाम है एक्सटीरियर एंगल, कहां, ट्रायंगल के बाहर है, इसीलिए इसका नाम है एक्सटीरियर एंगल। जबकि ये एंगल कौन सा है, ये एंगल कौन सा है, और ये एंगल कौन सा है, इंटीरियर एंगल है। तीन इंटीरियर एंगल है और एक एक्सटीरियर एंगल है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है। मतलब यहां पर अगर आपके पास है 60 डिग्री और यहां पर है आपके पास 40 डिग्री, तो इन दोनों को सम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 100 डिग्री। क्लियर है, समझ में आया। एक्सटीरियर एंगल अपने ही जो साथ में लगा एंगल है, ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है, पर इसको नहीं लेना है, इंटीरियर के अपोजिट लेना है। तो अपोजिट में कौन से, ये दोनों। समझ में आया। हमारे केस में एक्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का। देखिए इस ट्राइंगल का एक्स एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों क्या है, 38 प्लस 45 इंटीरियर अपोजिट एंगल है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 38 प्लस 45 प्लस करो 8 5 13 का 3 बाकी 1 4 1 4 4 8 83 डिग्री। सो आपके पास एक्स आ जाएगा 83 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, तुमने हाँ कहा और तुम्हारा भी आ रहा है आंसर। फिर क्या कहा, मेरे राइजिंग स्टार हो और सच्चे राइजिंग स्टार हो तो प्लीज देखो मत, साथ में। हाँ अगर तुमको लगता है कि सर ये तो बहुत आसान है, यूं कर लेंगे, तो करो ना, यूं करो, देखो मत प्लीज। हाँ देखना नहीं है, साथ में करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट हैं तो प्लीज साथ में लगाइए। ठीक है, जस्ट डू विथ मी। पॉज कर दो ना, मेरे वीडियो को रोक दो बीच में, हाँ बटन को रोक, लगा दो, पॉज का बटन दबाओ और लगाओ अपने अपने अपनी कॉपी में। ठीक, चलो बढ़ता हूं आगे। ये एक आपको दिख रहा है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। सर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है, देखिए एक ऐसा ट्रेपीजियम, पहले ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम में क्या होती है, दो पैरेलल साइड्स होती हैं, ये रही दो पैरेलल साइड्स। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखिएगा, जहां दो पैरेलल साइड्स होती हैं वहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल भी हो सकता है, जैसे कि ये हो सकता है, और वहां पे अल्टरनेट एंगल हो सकता है, हाँ जैसे कि ये हो सकता है। ठीक है ना, तो करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल्स दोनों इक्वल होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अल्टरनेट एंगल्स जेड जैसे दिखते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल सीडी जैसे दिखते हैं। ठीक, तो ये जहां पे होगी पैरेलल लाइंस वहीं पर होंगे। तो फिलहाल आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में ये दोनों साइड्स इक्वल होने, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं इक्वल का निशान लगा है, इसीलिए इसका नाम है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की खास बात क्या होती है, ये दोनों बेस एंगल्स जो नीचे दिख रहे हैं ये दोनों इक्वल होंगे, और ये दोनों बेस एंगल्स जो ऊपर दिख रहे हैं वो दोनों भी इक्वल ही होंगे। समझ में आया। हमारे केस में यहां पर दिख रहा है 34 डिग्री, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दिख रहा है 34। अगर इसको हम z बनाएं, देखिए आप देखेंगे कि एक अल्टरनेटिव एंगल बन रहा है, तो यहां पर भी होगा 34। तो इसका मतलब है ये पूरा एंगल कितना हो गया, 72 प्लस 34, सो योर वैल्यू इज 106 डिग्री।
इसका मतलब यहां एंगल कितना है 106, तो यहां पर भी एंगल कितना होगा 106। समझ आ गया क्यों? क्योंकि ये दोनों बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, किसमें? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में, और ऊपर वाले भी इक्वल होते हैं। अब आपको पता है इन दोनों का रिलेशन क्या है, इसका और इसका रिलेशन क्या है? इन दोनों का रिलेशन होता है, को इंटीरियर एंगल का रिलेशन होता है 180 डिग्री। मतलब ये पूरा एंगल क्या, एंगल बी प्लस 34 प्लस एंगल 106 इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि इसे हम कहते हैं, इन दोनों एंगल को, इसको और इसको, इन दोनों एंगल को कहते हैं हम लोग को इंटीरियर एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये लाइन जो है, ये लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल है। क्या मैंने कहा? ये लाइन ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। इसे कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और इसका सम कितना होता है 180 के बराबर होता है। सो आपके पास क्या हो गया है 36 और 104, 34 और 106 वहां चला जाएगा, तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 140। सो आपके पास आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। सो बी की वैल्यू हो गई 40 डिग्री। क्लियर हो गया? आंसर्स आ गए सारे, एंगल निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलो क्या कह रहा है? फाइंड ईच एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के 4 एंगल्स हैं, आपको मालूम ही है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, पर क्या कह रहा है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स है। कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? एक के बाद एक एंगल्स को कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं। ठीक है, जिसको वन आफ्टर द अनदर कहते हैं ना, उसे कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, क्या मैंने कहा? जिसको वन आफ्टर द अनदर होता है उसे कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव। तो हमको मालूम है कि पैरेललोग्राम बर्फी होती है। हाँ बर्फी, कौन सी बर्फी पसंद है? काजू बर्फी? हाँ काजू बर्फी समझ लो। तो ये जो बर्फी है जिसको हम पैरेललोग्राम कह रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना, इसकी खास बात क्या होती है कि जो पैरेललोग्राम है तो इसकी खास बात ये होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। मेरे केस में ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है। ए बी इज पैरेलल टू डी सी, सिमिलरली ए डी इज पैरेलल एंड इक्वल टू बी सी। बात समझ में आ रही है? ये रूल दोनों में अप्लाई हो रहा है। तो अब इसका एक एंगल अगर ये 1 है और दूसरा एंगल 5 है, तो आप क्या करिए 1x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 कर दीजिए, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितने के बराबर होते हैं? को इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? को इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू 180 डिग्री होती है, या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। तो अब आपके पास आंसर आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 180। सो x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है, जो कि 1 था वो 30 डिग्री है, तो 5 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। और अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? सेम होते हैं, याद है ना। तो ये भी 150 होगा और यहां भी 30 होगा। तो 4 एंगल आ गए। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द साइज ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। इस बार फिर कह रहा है एक एंगल ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। इफ वन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल ले लिया मैंने x, तो दूसरा एंगल क्या बोल रहा है? सेकंड एंगल। अगर स्मॉलेस्ट एंगल हमारे पास x है, तो दूसरा एंगल क्या है? दूसरा अदर एंगल क्या है? अदर एंगल है ट्वाइस द स्मॉलेस्ट लेस 20 डिग्री। यही कह रहा है। तो इसका मतलब एंगल b क्या है इसका? 2x माइनस 20 डिग्री। अब हमें मालूम है एंगल ए और एंगल बी जो एडजेसेंट एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि को इंटीरियर एंगल हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए के बदले x, एंगल बी के बदले लिखिए 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपके पास आ जाएगा यहाँ 3x इज इक्वल टू 200 डिग्री। हाँ 20 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 66.7 डिग्री। ये आप चाहें तो 66 2/3 लिख दीजिए, आपकी मर्जी है। तो ये तो x आ गया, एक एंगल आ गया, तो स्मॉलेस्ट एंगल x आ गया। दूसरा एंगल क्या है आपका? अदर एंगल क्या है? सेकंड एंगल क्या है आपका? दूसरा एंगल होगा आपका 2 इंटू एक्स। एक्स आपने निकाला था, अभी कितना निकाला था? 66.7 माइनस 20। मल्टीप्लाई कर दो भाई इसको, 2 इंटू 66 मल्टीप्लाई करो भाई, 2 7 जा 14 का 4 बाकी 1, 2 3 जा 2 2 6 जा 12, 12 1 13, फिर 2 6 जा 12 1 13, 133 माइनस 20 क्या बचा? 113.3।
हाँ, आप राउंड फिगर कर सकते, 4 लिख सकते थे। ये है आपका आंसर। तो दोनों एंगल मिल गए, तो इसका मतलब है आपके अपोजिट एंगल भी सेम होंगे, ये एंगल भी सेम होगा और ये एंगल भी सेम होगा। चारों एंगल्स आपके आ जाएंगे। क्लियर है? आप डेसिमल में चाहे तो निकालें, नहीं तो फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए, बोथ इज राइट। नेक्स्ट, इफ एन एंगल ऑफ रोम्बस इज 50 डिग्री। पहले रोम्बस बनाइए। रोम्बस की खास बात क्या होती है? मैंने कहा चारों साइड्स इक्वल होती हैं, बट ये स्क्वायर नहीं होता है। क्या? चारों साइड्स इक्वल होती हैं बट ये स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि इसके डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, पर डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? 90 डिग्री पे डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्या लिखा है? इफ वन एंगल इज 50, ये रहा, एक एंगल इसका 50 है, तो इसका मतलब है यहां पर होगा 25, यहां पे होगा 25। क्लियर हो गया भाई? एक एंगल 50 है तो पूरा 50 होगा ना एंगल ए। तो अगर ये 50 है तो ये लाइन उसको बाइसेक्ट कर रही है, तो 25 हो गया। फिर क्या करना है आपको? करना क्या है? फाइंड द साइज ऑफ एंगल ऑफ वन ऑफ द ट्राइंगल। वन ऑफ द ट्राइंगल आपको निकालना है इन ट्राइंगल ए ओ बी। क्या निकालना है? ए ओ बी में साइड एंगल निकालना है। तो आपने एक एंगल तो निकाल दिया, ये एंगल 90 डिग्री, दूसरा एंगल भी निकल गया। आपको पता ही है कि डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस में। तो बचा तीसरा एंगल ये, तो इसमें क्या लगेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगा। मतलब आप लगाएंगे 90 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस ये एंगल, एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लग जाएगा ना बार बार। अब आपके पास आंसर आ चुका है, एंगल ओ बी ए दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 115 डिग्री। आपके पास आंसर आ जाएगा 65 डिग्री। तो आपके पास तीनों एंगल आ गए, तीनों एंगल आ गया। एंगल ए भी आ गया, एंगल बी अभी निकाला 65 डिग्री, और एंगल ओ इस ट्राइंगल का 90 डिग्री। तीनों एंगल मिल गए। यही तीनों चाहिए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट P। कोई बात नहीं है, बना देते हैं। एक रेक्टेंगल बनाते हैं और उसके डायगोनल्स मिलते हुए नजर आएंगे। कहां पर? P पर। तो रेक्टेंगल है, आपकी नोटबुक रेक्टेंगल है, आपके कमरे का फ्लोर रेक्टेंगल है। हाँ, कभी ध्यान से देखिएगा, आपके कमरे का फ्लोर रेक्टेंगल है। ठीक, ABCD दोनों डायगोनल्स मीट कर रहे हैं एट P। गिवन इंफॉर्मेशन ये रही। कह रहा है ABD। कहां है ABD? AB ये रहा, D कितना है? 50 डिग्री। फाइंड क्या करना है? DPC। कहां है DPC? DPC ये एंगल फाइंड करना है, एंगल P फाइंड करना है। तो अगर आपको पता चल चुका है कि ये 50 डिग्री है, तो यहां पर ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। कौन? PB इज इक्वल टू PA। बताया था डायगोनल्स क्या करते हैं? रेक्टेंगल के इक्वली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। तो अगर यहां 50 डिग्री है तो यहां पर भी 50 डिग्री होगा। क्या लॉजिक है? इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल अपोजिट टू इट। ये साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट का एंगल इक्वल होगा, ये साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट का साइड इक्वल होगा। अब ये दोनों मिल गए तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। अगर ये 80 डिग्री है तो इसका मतलब है इसके अपोजिट में भी 80 डिग्री होगा, और यही एंगल आपसे पूछा था। एंगल क्या पूछा था आपसे? DPC कितना होगा? 80 डिग्री। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल टू APB। क्लियर है? समझ में आ रहा है? थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक रेक्टेंगल है, नहीं एक पैरेललोग्राम है। इफ एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एक एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट। तो अभी डिस्कस किया था कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर ये एंगल x है तो ये एंगल इसका 2/3 ऑफ x है। लिखा तो है साफ साफ, 2/3, इसको बोलते हैं 2/3 ऑफ x। तो एंगल A और एंगल B क्या है? सप्लीमेंट्री होते हैं। हाँ, को इंटीरियर होते हैं। कर दीजिए भाई, एंगल A प्लस एंगल B ऑफ रोम्बस। याद रखिएगा, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होती है, जबकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अब आप निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा? वैल्यू पुट करिए, x प्लस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 180। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3 एलसीएम, तो ऊपर आ जाएगा 5x। हाँ भाई, 5x इज इक्वल टू 180। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 ऊपर गया, 5 नीचे आया, आपका x आ गया 180 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 5। 5 1 जा, 5 3 जा 6 जा, तो एंगल x आ गया आपका
कितना आ गया x आपका 3 इंटू 36, मतलब आपका आंसर आ गया 108 डिग्री। 108 डिग्री अगर आपका पास x आ गया तो दूसरा एंगल मतलब एंगल A आ गया। एंगल A 108 डिग्री है तो एंगल B होगा 72 डिग्री। क्लियर? इसी तरह से एंगल C क्या होगा? एंगल C भी सेम होगा जो एंगल A है, तो एंगल C होगा आपके पास अगेन 108 डिग्री। एंड लास्ट एंगल D जो होगा वो एंगल B के बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यहां पर भी होगा 72 डिग्री। सिंपल है, आसान है। चलो, पर मैंने कहा आपको प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है इस फिगर में कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, साफ साफ दिख रहा है पैरेललोग्राम है। आपके पास कुछ एंगल्स दिए हुए हैं। अब आपसे कह रहा है कैलकुलेट द एंगल CBD। ठीक है, CDB, CD x निकालना है, y निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ये एंगल दे दिया है 80, तो अगर ये एंगल 80 दिया हुआ है और यहां दिया हुआ है 70, ठीक है, और क्या दिया हुआ है DAB, क्लियर, यहां तक दिया हुआ है। अब आपको पास पता हो गया है कि ये जो एंगल है, देखिए ये एंगल जो है वो अल्टरनेट एंगल है। कौन सा? एंगल D इज अल्टरनेट टू एंगल Y। Y की वैल्यू भी हो जाएगी 80 डिग्री। हो जाएगी कैसे? देखिए Z बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ, Z बन रहा है। तो जब जब Z बनता है, चाहे वो ऐसा Z बने ये पैरेलल लाइन की वजह से, और या तो अपोजिट Z बने, ऐसा Z बने, पैरेलल लाइन होने पे क्या होता है, ये एंगल्स क्या बन जाते हैं? अल्टरनेट कहलाते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस में ही होता है। अब ये एंगल हो गया x, y हो गया क्या आपका 80 डिग्री, ये आ गया आपके पास। अब बचा है कौन सा एंगल? एंगल बचा है x। अब आपके पास ये 80 है, ये 70 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा देंगे। क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा देंगे तो आपका ये एंगल भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? 80 प्लस 70 150, 180 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। अब ये एंगल और एंगल x क्या है? अल्टरनेट एंगल है ना? अल्टरनेट एंगल्स चेक करिए, दिखाऊं? ये रहा z, देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ये देखिए z बन रहा है, ए ये बन रहा है। हाँ, जरूरी नहीं है सीधा z बने, मैंने कहा था उल्टा z भी अलाउड है। सो आपके पास x भी आ गया 30 डिग्री, y भी आ गया। रीजन देना जरूरी है, याद रखिएगा। व्हेन यू राइट योर आंसर प्लीज राइट द कंप्लीट आंसर। ठीक है, रीजन के साथ लिखिए, अपने मन से मत लिख दीजिए बस आपने लिख दिया आंसर नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको रीजन देना पड़ेगा उसमें। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कैलकुलेट द साइज ऑफ द रोम्बस, साइज नहीं, साइड ऑफ द रोम्बस, साइज नहीं, रोम्बस की साइड निकालनी है। तो रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, ये तो आपको पता है, पर आपको साइड ही नहीं दिया हुआ है। पर आपको उसके बदले क्या दे दिया है? दो डायगोनल्स दे दिया है। तो आपको पता है डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं, पर 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते हैं। चलिए, तो पहला डायगोनल अगर 18 है तो वो आधा आधा हो जाएगा, 9 9 हो जाएगा। दूसरा डायगोनल है 24 है तो वो 12 12 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहां पर आपको ऑलरेडी मालूम है कि राइट एंगल है, तो किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल को कर देते हैं, कंक्लूड कर देते हैं। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? इन ट्राइंगल AOB। ठीक है, तो यहां पर AB क्या है? 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या कहलाती है? राइट एंगल का रूल याद है ना? जहां राइट एंगल होता है उसके अपोजिट वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाती है। जो नीचे होती है यूजुअली वो बेस होती है, बाकी बन जाती है परपेंडिकुलर। अब आप लगा देंगे इस पे पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे केस में क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर, क्योंकि AB है हाइपोटेन्यूज, और बन गया कौन? OB का स्क्वायर परपेंडिकुलर, प्लस OA का स्क्वायर। तीनों को ले लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम पुट कर देंगे, आप वैल्यू पुट करिए, आंसर आपका आता जाएगा। सो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OB, OB है 12 का स्क्वायर प्लस OA 9 का स्क्वायर, मतलब 144 प्लस 81, ये आ जाएगा AB का स्क्वायर। कर लेंगे? हाँ, प्लस करिए, कितना आ रहा है? 225। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 225, और AB की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 225। 225 किसका स्क्वायर रूट होता है? 15 15 जा, है ना? तो आंसर आ गया 15। सो AB दैट इज आपका साइड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम ही है सारी साइड्स इक्वल होती है, तो सब 15 15 15 15 होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? बस आपको सिंपली क्या करना है, रूल पता होना चाहिए। जब आपको रेक्टेंगल का ये रूल पता होगा कि उसके डायगोनल्स इक्वली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ही आप ये कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द साइड्स ऑफ द रोम्बस। अब इस बार क्या दे दिया है? साइड्स ऑफ रोम्बस दे दिया है 5 एंड डायगोनल इज 8। चलिए फिर से बनाते हैं।
एक रोम्बस बनाते हैं, बड़ा रोम्बस बनाता हूं आपके लिए। ये बड़ा रोम्बस बना दिया, एक साइड दे दिया ए बी, दे दिया एक साइड, तो मैंने कहा चारों साइड सेम होगी। इसकी साइड है 5, तो मैंने कहा सब 5 होगी, सब 5 होगी। और एक डायगोनल दे दिया, ठीक, दूसरा डायगोनल हमें नहीं मालूम है। एक डायगोनल दे दिया, उसकी लेंथ दे दिया 8। तो डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब यहां पर होगा 4, तो यहां पर भी होगा 4। ठीक है, हम सेकंड डायगोनल निकाल सकते हैं, हाँ बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर बन रहा है फिर से राइट एंगल ट्राइंगल, तो 90 डिग्री के सामने है, तो आपके पास हाइपोटेन्यूज मिल गया। फिर से कौन, ए बी आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ओ ए आपका परपेंडिकुलर हो गया, मिसिंग क्या है, ओ बी। लगा दीजिए। हाँ, पी और बी में कंफ्यूज मत होइए, पी बी पहले कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, मतलब आप सोच रहे होंगे कि सर इसको परपेंडिकुलर लें कि इसको परपेंडिकुलर लें। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको परपेंडिकुलर लो चाहे इसको लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस ये फर्क पड़ता है कि जहां पर 90 डिग्री है उसके सामने ही हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, इससे फर्क पड़ता है। हाइपोटेन्यूज गलत है तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपके केस में क्या हो जाएगा, आप ले रहे हैं ट्राइंगल वापस ए ओ बी, और इसमें आपको दिख रहा है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या देखेंगे आप कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपका एच दिया हुआ है 5, पी दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, मिसिंग है क्या, बी का स्क्वायर। हाँ, बी कौन है आपका, ओबी। ठीक है, सो 25, 5 का स्क्वायर करने पे आया, 4 का स्क्वायर आया 16, यहां से आएगा 16 यहां पे माइनस, और यहां पर आपके पास आंसर आ जाएगा 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट कर देंगे तो आ जाएगा बी। दैट मीन्स आपकी साइड आ गई, आपकी डायगोनल का पार्ट आ गया क्या, 3 सेंटीमीटर। जब ये 3 है, जब ये 3 है तो इसका मतलब यहां पर भी 3 होगा। जब ओ बी 3 है तो ओडी भी 3 होगा। सो योर डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। फिर एक और चीज पूछा है, एरिया ऑफ द रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। दो फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट। ये तभी लगाइए जब आपको एक साइड दी हो और हाइट दी हो। हाइट तो दी नहीं, आपको दो डायगोनल दिए हुए इसमें, तब आप फॉर्मूला लगाइए, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 मल्टीप्लाइड बाय d2। d1 कौन है, फर्स्ट डायगोनल 8 सेंटीमीटर, d2 कौन है, सेकंड डायगोनल 6 सेंटीमीटर। पुट कर दीजिए। सो हाफ इंटू 8 इंटू 6, सिंप्लीफाई करिए, 4 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द रोम्बस इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, तुम्हारा भी आ रहा है, चलो आगे बढ़ो, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। अगर आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है तो मैथ्स तो जब मजा आता है जब सॉल्व होते हैं और जब आंसर आने लगता है, क्यों नहीं आता है तब गुस्सा आती है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब आपको कह रहा है पी क्यू आर इज अ रोम्बस। ठीक है, पी क्यू आर एक रोम्बस है। इफ इट साइड पी क्यू इज 3, कैलकुलेट द पेरीमीटर। अरे बहुत आसान है, एक साइड दे दिया, पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड, क्योंकि चारों साइड बराबर होगी। सो 4 इंटू 3, आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। भाई चारों साइड बराबर होती है। फिर लिखा है सेकंड पार्ट में, इसके अगले पार्ट में क्या लिखा है, द हाइट ऑफ द रोम्बस इज 2.5, फाइंड इट्स एरिया। सो मैंने भी जस्ट बताया, पैरेललोग्राम भी, पैरेललोग्राम, अरे रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, दिखाया था ना, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, और एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। हमारे केस में बेस दे दिया है 3 और हाइट बता दिया है 2.5। सो आपका आंसर आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, फिर कहूंगा अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे तुम्हारे, इसीलिए यूनिट सब में लिखना है ध्यान से। ठीक, नेक्स्ट है, इफ द डायगोनल कट एट ओ स्टेट द साइज ऑफ द एंगल। ठीक है, अभी बनाते हैं इरा रोम्बस, क्या नाम हो गया, पी क्यू आर एस। डायगोनल्स मिल रहे हैं कहां पर, ओ पर। ठीक है, डायगोनल्स मिल रहे हैं ओ पर। क्या पूछा है, पी ओ क्यू कहां है, पी ओ क्यू। तो आप तो जानते ही हैं कि सारे डायगोनल्स क्या होते हैं, इसके परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हाँ, डायगोनल्स क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह काम करते हैं। ओ एस क्यू और पी आर एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर, आंसर आ जाएगा 90 डिग्री आपका, एस पी ओ क्यू। आगे बढ़ जाए, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। इस बार ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी और डी सी दोनों पैरेलल है। ठीक है, बना देते हैं डायग्राम। एक ट्रेपीजियम बनाता हूं जिसमें ए बी और, ये रहा ए बी और डी सी। ए बी बड़ा है, देख लीजिए, तो ऊपर की साइड बड़ी कर देते हैं। ए बी
और नीचे है CD। चलिए ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम होता है ट्रेपीजियम, याद है आपको? हाँ हाँ, क्या? नहीं नहीं नहीं, ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं होता है, ठीक, क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक। अब ABCD आपने देखा, इसमें AB 10 है, ये रहा AB 10 है, और AD और BC 4 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और क्या दिया हुआ है? एंगल DAB, कहां है DAB? DAB ये एंगल कितना कह रहा है? 60 डिग्री है, और एंगल CBA ये भी कह रहा है 60 डिग्री है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या निकालना है? लेंथ ऑफ CD निकालना है, ठीक है, लेंथ ऑफ CD निकालना है। तो क्या करिए, कंस्ट्रक्शन करिए, यहां पर ये पहला लाइन यहां बना दीजिए, है ना। जब ये कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये भी 4 होगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्योंकि नाम दे दीजिए इसका X, ठीक है। ड्रॉ लाइन DX पैरेलल टू BC, क्लियर हो गया। तो ये लाइन कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, पैरेललोग्राम के नियम से अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और क्या हो गया आपके पास? आपके पास ये एंगल दे दिया 60 डिग्री, तो अगर ये 60 है तो यहां पर भी क्या होगा? 60 होगा। तो अगर ट्राइंगल के दो एंगल 60 है तो तीसरा एंगल भी क्या होगा? 60 होगा। सो इसका मतलब है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल ADX इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो ऑल साइड्स इक्वल। दो साइड दे दिया, ये 4 दिया, ये 4 दिया, तो इसका मतलब ये साइड भी कितनी होगी? 4। तो आपके पास मिल गया कि AX कितना होगा? 4 होगा, 4। तो बचा क्या? अब आपके पास बचा ये लाइन, ये डिस्टेंस बचा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन B से X। तो अगर टोटल डिस्टेंस 10 था, 10 में से आपको डिस्टेंस मिल गया 4 यहां पर, तो यहां बचा कितना? 6 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर CD इज 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी क्या है? पैरेललोग्राम का पार्ट है। तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। तो जो BX है वही क्या होगा? CD होगा, 6 सेंटीमीटर। तो CD इज कितना? 6 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना है तो यहां पर क्या करिए, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। बन गया परपेंडिकुलर लाइन, हाँ, इसी को कहते हैं डिस्टेंस। चलो इसका नाम दे देते हैं Y। आपको निकालना है DY, ठीक। सबसे पहले देखिए एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इन ट्राइंगल ADX, ये रहा ADX, ये ना X लिखा आपका, इसकी एरिया निकाल दिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADX क्या फॉर्मूला होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। हमारे केस में √3/4, साइड कितनी है? 4, सो 4 का स्क्वायर। तो आपके पास एरिया आ गई 4√3, ठीक। अब एरिया आ गई, पर अभी तो हाइट नहीं आई, तो एक और फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एक फॉर्मूला और होता है एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल का। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और आपको ये निकालना है हाइट। ये इसी को कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, को हाइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपको हाइट निकालनी है, एरिया आपकी आ चुकी है, यही एरिया पुट कर दीजिए, क्योंकि ट्राइंगल तो चेंज नहीं हो रहा है। ट्राइंगल आप अभी भी ADX यूज कर रहे हैं, हाफ के बदले हाफ पुट कर दीजिए, बेस के बदले आप 4 पुट कर दीजिए, और हाइट के बदले H छोड़ दीजिए। अब आपके पास क्या आ गई? हाइट आ गई। कैसे आ गई? 4/4√3 डिवाइडेड बाय 2। तो आपका आंसर आ गया 2√3 इज इक्वल टू हाइट। सो आपके पास हाइट आ गया 2√3 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लिखिएगा, क्लियर है। डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड एज हाइट, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें, 12th देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्या निकालना है? y। तो आपको गिवन है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, लिखा हुआ है ये आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस में क्या होता है? ये जो एंगल्स होते हैं, बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या क्या क्या? बेस एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर एंगल, क्या मैंने कहा? बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल F। एंगल E की वैल्यू दी हुई है 2y² माइनस 25, और एंगल F की वैल्यू दी हुई है y² प्लस 24। अब निकाल दो, सॉल्व कर लो, इसको उधर ले आए, इसको उधर ले जाए, तो हो जाएगा 2y² माइनस y² इज इक्वल टू 49 डिग्री, और y² इज इक्वल टू 49, एंड सिमिलरली y की वैल्यू आ जाएगी √49, जिसका मतलब हो गया 7 डिग्री। तो इसका मतलब है आपके पास y कितना आ गया? 7 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, आंसर आ गया 7 डिग्री। क्लियर है?
बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन फिर कह रहा है कि एक रोम्बस है, दिख भी रहा है रोम्बस, पर रोम्बस की खास बात क्या है कि इसका डायगोनल इतना एक्सटेंड कर दिया है, ये रहा डायगोनल, कि बाहर चला गया। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है, आपको ये एंगल तो मालूम ही है, y 90 डिग्री होगी, निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स राइट एंगल में बाइसेक्ट करते हैं, तो अगर ये डायगोनल है तो राइट एंगल में बाइसेक्ट करेगा ही करेगा, तो यहाँ 90 डिग्री तो होगी होगी। तो ये क्लियर हो गया, 90 डिग्री है। अब ये 90 है तो आपको ये 152 दे दिया है, तो ये एंगल निकल आएगा लीनियर पेयर से। भाई ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ये लीनियर पेयर बना रही है ना, लीनियर पेयर। अगर ये एंगल प्लस करेंगे लीनियर पेयर में, ये और ये प्लस करेंगे, इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी? 180 के बराबर होगी। ठीक है, तो उसे कहते हैं लीनियर पेयर। टू एंगल्स विथ टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड एज लीनियर पेयर। तो हमारे केस में 152 माइनस कर देंगे 180 से, तो आपके पास बचेगा यहां वाला एंगल, कितना आ जाएगा? 20, अंदर वाला एंगल आ जाएगा 28 डिग्री। तो आपके पास ये एंगल आ गया कितना? 28 डिग्री। अब ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा लीजिए। ठीक है, लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? बहुत आराम से लग जाएगा। अगर ये 28 है, ये 90 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 50, हाँ कितना आएगा? 90 माइनस 28, कितना बच रहा है? 2 और 8 में से 2 गया 6। आपके पास आंसर आ रहा है 62 डिग्री। एंगल ऐसा आ गया 62 डिग्री। अब आपको पता चल गया है कि जो यहां पर है वो सेम यहां पर होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स फॉर्म करता है। इसका मतलब है आपका एक्स भी कितना होगा? एक्स भी 28 डिग्री होगा, और आपका यहां वैल्यू कितनी होगी? 62 डिग्री होगी। तो सिमिलरली जेड भी 62 होगा 62। तो आपके पास तीनों वैल्यू आ गई, एक्स वाई और जेड तीनों आ गई। समझ में आ गया? क्लियर है कैसे आया? हाँ भाई, थोड़ा सा तो सोचना भी पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, और जब आप सोच के करेंगे, कंसेप्ट के हिसाब से करेंगे, समझ के करेंगे, तो आपका आंसर सही आएगा। फिर कह रहा है ए बी सी डी एक रोम्बस है, ठीक है, और ए बी ई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दो चीजें बता दिया, एक तो रोम्बस बता दिया और दूसरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बता दिया। और आपको क्या दे रहा है? गिवन क्या कह रहा है? कह रहा है ए बी सी डी है 70 डिग्री। ठीक है, निकालना है ए डी ई। कहां है ए डी? ये ई, ये एंगल निकालना है। ठीक है, और क्या करना है? बी डी ई निकालना है। कहां है बी डी ई? बी डी ई ये निकालना है, और बी ई डी ये निकालना है, बी ई डी ये। ठीक, क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये कह रहा है कि ये 78 डिग्री है, तो इसका मतलब है ये क्या है? पैरेललोग्राम है। क्या बोला था? पैरेललोग्राम बोला था ना? देखो क्या क्या बोला है, क्या बोला था? रोम्बस है। ठीक है, ये है रोम्बस। रोम्बस की खास बात क्या होती है कि इसकी चारों साइड्स, मैं छोटा कर रहा हूं, ठीक है, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, बात सही है। तो अगर ये रोम्बस है 78 डिग्री, तो यहां भी होगा 78 डिग्री। क्लियर है यहां तक? तो हाँ 78 डिग्री होगा। अब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहां पर होगा 60 डिग्री। ठीक है, यहां पर भी होगा 60 डिग्री। कहा था ना इक्विलेटरल एंगल है, तो ये पूरा एंगल होगा 60 डिग्री। ठीक, अब आपको पता चल चुका है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। कौन? ए ई इज इक्वल टू ए डी। सर वो कैसे मालूम चला? क्योंकि देखिए जो ये साइड है ए बी, है ना, वो इसकी साइड है, किसकी? रोम्बस की। तो और वही सेम क्या कह रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर ए बी और ए ई इक्वल बराबर है, तो ए डी और ए ई बराबर तो होगा ही होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जो ये आइसोसेलेस सॉरी जो ये रोम्बस होती है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक, तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये तो बराबर होंगे ही होंगे। तो इसका मतलब है आपका ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो अब आप ट्राइंगल देखिए कौन सा बना? इन ट्राइंगल ई ए डी। ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ई ए डी। आपको एक एंगल मिल गया ये पूरा। ठीक है, आपके पास है एंगल ई प्लस एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, क्योंकि इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। अब आपके पास एंगल ई निकल आएगा, बहुत आराम से निकल आएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जो एंगल ई होगा वही एंगल डी होगा। तो आप यहां पे लगाएंगे x, यहां लगाएंगे x, और यहां लगा देंगे
138 डिग्री, प्लस करिए इन दोनों को, 60 प्लस 78 कितना आ गया 138 डिग्री। आ जाएगा आपका आंसर? हाँ बोलिए। हाँ, सो ये 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 138, आपके पास बच रहा है 42 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। सो x की वैल्यू आ गई 21 डिग्री। तो यहां पे आ गया एक आंसर आ गया आपके पास 21 डिग्री। तो ये 21 है तो ये भी 21 हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। और क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है? बीईडी, बीईडी ये भी एंगल नहीं मालूम है आपको। ठीक, आपको ये एंगल मालूम चल गया 21 है और ये पूरा एंगल 60 है ना, ये एंगल 60 है ना, तो 60 में से 21 माइनस कर दो, कितना बचेगा 60 माइनस 21 डिग्री, क्या बचेगा आपके पास बचेगा 39 डिग्री। अब आपके पास देखिए क्या क्या आ गया, वैल्यू आना शुरू हो गई आपके पास। अब आपके पास बचा है एक एंगल, सिर्फ क्या, ये एंगल बचा है। ये साइड्स दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल अपोजिट टू इट, तो आपका ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल तो इक्वल होगा। सो एंगल आपका आ गया, क्या आ गया, ए प्लस 78 डिग्री इज इक्वल टू 180। ये ए कहां से आया, मैंने अज्यूम किया, हाँ मैंने अज्यूम किया कि ये दोनों इक्वल एंगल है। क्यों अज्यूम किया, क्योंकि यहां पर क्या है, रोम्बस की साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये दोनों इक्वल है इस ट्राइंगल के अंदर। ट्राइंगल कौन सा लिया, बी सी डी, यहां पे ट्राइंगल लिया बी सी डी, यहां से देखिए अब आपके पास आ गया 2a इज इक्वल टू 102, तो आपके पास a की वैल्यू आ गई 51 डिग्री। ए वाला एंगल, ये वाला एंगल आ गया आपके पास 51 डिग्री। क्लियर है? अब आपके पास ये 51 है और आपको मालूम है कि ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरे एंगल की वैल्यू होगी, क्योंकि जो ट्रेपीजियम होता है उसके भी एंगल्स क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अगर ये 78 है तो ये पूरी वैल्यू कितनी होगी, 102 होगी। क्लियर? क्योंकि दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। अब यहां पर से कितना मालूम चल चुका है, यहां पे 102 में से 51 मालूम चल चुका है, 21 मालूम चल चुका है, तो 102 में से 51 माइनस कर दो, 21 माइनस कर दो, 51 किसका, इसका, 21 किसका, उस साइड का, तो 72 माइनस कर दो, बचेगा 30 डिग्री। सो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। क्लियर? एंगल बी डी ई 30 डिग्री है। ये है आपका एंगल बी डी ई, बी डी ई। क्लियर? समझ में आ गया कैसे आया? हाँ, थोड़ा दिमाग खा रहा था पर आप ध्यान से देखेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, लास्ट के क्वेश्चंस बच रहे हैं। इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है कि इक्विलेटरल एंगल है ईबीसी, हाँ कह रहा है इक्विलेटरल एंगल है, और नीचे क्या है, स्क्वायर है। इस बार नई चीज क्या है, नीचे स्क्वायर है। स्क्वायर है तो मतलब चारों साइड्स इक्वल होंगी, चारों एंगल इक्वल होंगे। क्या निकालना है आपको, निकालना है बीईडी। कहां है, बीईडी, ठीक है। अब आपके पास ये मालूम चल चुका है कि ये होगा 90, क्लियर, ये होगा 60, तो इसका मतलब हो गया 150, तो 150 चले गया, 180 में से कितना बचा, 180 माइनस 150 बचा 30 डिग्री। 30 डिग्री का हाफ कर दीजिए, आया 15 डिग्री। तो इसका मतलब है यहां पर एंगल कितना है, 15 डिग्री। सिमिलरली यहां पर भी एंगल कितना होगा, 15 डिग्री। क्लियर? और आपके पास इसकी पूरी वैल्यू कितनी है, एंगल ई की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तो 60 माइनस 15, सो योर आंसर इज 45 डिग्री। हाँ भाई 60 क्यों आया, क्योंकि बोला है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसीलिए ये पूरा एंगल 60 होगा, इसमें 15 निकाल देंगे तो आपका बचा हुआ एंगल आ जाएगा एंगल एक्स।